चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के 5 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। तो भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूरा जीवीकाल या प्रीपेलाइजोइक एज से उद्भित है और यह भौतिक और मूल्य सिद्धांत वाले पुस्तक के क्लास 11 में हमने पढ़ा था। और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की अग्नेय तथा कायांतरी चट्टाने से संबंध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिज से विहीन है और किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश के विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में देखेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों यानी विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के एक प्राकृतिक पदार्थ है। देखते हैं खनिज संसाधनों के प्रकार के बारे में। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। धात्विक यानी इसमें धातु होते हैं और अधात्विक यानी अधातु इसमें समूहित किया जाता है और जो कि निम्न प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है जैसे खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोह दो प्रकार के हैं, लोह और अलोह। लोह में लोहा, मैग्नीज आदि आते हैं। अलोह में तांबा, बॉक्साइड आदि आते हैं। उसके बाद अधात्विक खनिज में ये भी दो प्रकार के हैं। इसमें ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि मिलते हैं। दूसरे में अन्य धात्विक खनिज जैसे माइका, चूना प्रस्थ और ग्रेफाइट इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लौह अयस्क, तांबा एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिज को लोह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लोह जैसे कि आप जानते हैं कि लोहा है, वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लोहा अंश समाहित होता है जैसे कि लोह अयस्क के लोह धात्विक होते हैं और जिन्हें लोह अंश भी नहीं होता वे अलोह धात्विक खनिज में आते हैं। और लोह धात्विक खनिज में आते हैं जैसे कि तांबा, बॉक्साइड आदि। इसमें लोहे के अंश नहीं पाया जाता है। और अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन जिसमें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं और या वे पृथ्वी में दबे प्राणी या पादप जीवों से प्राप्त होते हैं जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि हैं। और अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट आदि हैं। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। खनिज की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिज की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। और तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से उन्हें बनाने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसे भारत में खनिजों का वितरण देखें। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाई जाती है। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए जाते हैं। और अधिकांश प्रमुख नदी मंगलोर के कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पेटियां देखें। भारत के इन खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में सांद्रित है। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र तत्र एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। और ये पेटियां हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की पेटी। तो इस पेटी के अंतर्गत छोटा नागपुर यानी झारखंड में है, छोटा नागपुर ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड और अभ्रक भी आदि पाए जाते हैं। प्रश्न है कि उन विशिष्ट प्रदेशों का पता करें जहां इन खनिजों का दोहन हो रहा है। उसके बाद दूसरी पेटी है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। देखें तो यह पेटी कर्नाटक, गोवा तथा स्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पेटी लोह धातुओं तथा बॉक्साइड से समृद्ध है और इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली
निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का भी अभाव है और इस पेटी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है और केरल में मेगाजाइक तथा थोरियम और बक्साइड कले के निक्षेप है। गोवा में लोह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद है तीसरा उत्तर पश्चिम प्रदेश है। यह पेटी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर स्थित है और यहाँ के खनिज धरवार क्रम के शैलों से संबंध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध कराता है राजस्थान से। और गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। और आप जानते हैं कि गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत है। प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया था। हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पेटी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाए जाते हैं और ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप है और इसका अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र यानी मुंबई हाई में पाए जाते हैं। और आगे में के पृष्ठ में आप महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में देखेंगे तो देखते हैं लौह खनिज के बारे में। लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक समृद्ध आधार प्रदान करते हैं और लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की अच्छी स्थिति है। और लौह अयस्क में देखें तो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह खनिज में ही लौह अयस्क देखेंगे तो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है और यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के दो मुख्य प्रकार हैं, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं और उसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। और लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है जो इसके लिए लाभप्रद है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। और ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। अब इसकी महत्वपूर्ण खदानें गुरु महिसानी, उसके बाद सुलाएपत, उसके बाद बादाम पहाड़ी यानी मयूरभंज में है, उसके बाद किरुबुरु यानी केंदझार और तथा बोनाई यानी सुंदरगढ़ में है। और झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं जहां अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इसके आसपास ही स्थित है। नोआ मंडी और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह पट्टी और आगे दुर्ग, तांदवारा और बेलाडीहा तक विस्तृत है। और डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के सुंदर होसपेट क्षेत्र तथा चिक्कमगलूरू जिले की बाबा बुदन पहाड़ी और कुद्रेमुख तथा विश्वमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडार और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर और वरांगल जिले, आंध्र प्रदेश में कुरुनूल और कडप्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्यों में सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। और गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादन के रूप में उभरा है। उसके बाद मैग्नीज के बारे में देखें तो मैग्नीज अयस्क के प्रगलन के लिए लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्रातु विनिर्माण में भी किया जाता है। और मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भीय संरचनाओं में पाए जाते हैं, हालांकि कुछ रूप में यह धारवार क्रम में भी उपलब्ध है।
और ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। और ओडिशा की मुख्य खदानें भारत की हैं। लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बुनाई केंद्रुझर और सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट और कालाहांडी तथा बोलनगिर में स्थित है। और कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है, जहाँ यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी और उत्तर कन्नाडा, उसके बाद चिकमगलुरु और शिवागोमा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरु में स्थित है। और महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। और यहाँ मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नगिरी जिले में होता है। और इन खदानों के लाभ ये है कि इस्पात संयंत्रों में दूर स्थित है। और मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिले तक विस्तृत है। और तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक हैं। उसके बाद लौह खनिज में देखें तो लौह खनिज में बक्साइट को छोड़कर अन्य सभी लौह खनिजों के संबंध में भारत एक स्थिति निम्न है। बक्साइड में देखें लौह खनिज में तो बक्साइड एक आवश्यक है, जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। बक्साइड मुख्यतः टर्सरी निक्षेप से पाया जाता है। यह लेटराइट चट्टानों में संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। ओडिशा बक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संभलपुर अग्रणी उत्पादक है। दो अन्य क्षेत्रों में अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, ये बेलनगीर तथा कोरापुट है। और झारखंड में लोहारडागा जिले लोहारडागा जिले पेटलेडस में इसके समृद्ध निक्षेप है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप है। छत्तीसगढ़ में बक्साइड निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी में, जबलपुर तथा बालाघाट में बक्साइड का महत्वपूर्ण निक्षेप है मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। और कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बक्साइड के गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद तंबा में देखें बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स की आदि बनाने के लिए विद्युत उद्योग के लिए तंबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रातु योग्य, आघातवर्धक तथा तंत धातु है। आभूषणों को सुंदरता प्रदान करने में इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। और तंबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिले में पाए जाते हैं। तंबा के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अंगनीगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु के दक्षिण अरकाटा जिले हैं। और उसके बाद अधात्विक खनिज में देखें तो भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों के अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पादन किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फास्फेट हैं। इसमें अभ्रक के बारे में देखें तो अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जाता है, जो काफ़ी सख्त और सुनम्न होती है। और भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादक है। और राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। और कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पिरुलिया एवं बांकुड़ा जिले की अभ्रक निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा संसाधन में आए तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। और ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है। और
कोयला के बारे में देखें तो कोयला महत्वपूर्ण खनिज में से एक है जिसका मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के संलग्न के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भीय कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है जिनके नाम है गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का और तथा गैर कोकारी श्रेणी का है और गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयले क्षेत्र हैं। और भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है और ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिहेड तथा कन्नरपुरा यानी झारखंड में ही है, वहाँ मिलते हैं। और झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद रानीगंज आता है। और कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियां गोदावरी, महानदी तथा सोन नदी है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आती है, वहाँ है। और छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर और तथा रामपुर, और महाराष्ट्र में चांदीवर्धा, उसके बाद कंपर्टी और बंदेर, तेलंगाना में सिंगरैनी और आंध्र प्रदेश में पांडुर वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद टर्शियरी कोयला असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाए जाते हैं। यह दारानगिरी, चेरापूंजी, मेवालोंग तथा लैग्रीन यानी मेघालय में ये हैं, वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद माकुल, जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामफूक ये अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कालाकोट में निष्कर्षित किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पंडिचेरी और गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम आता है, तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। और यह मोटर वाहनों, रेल तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। और इसी के अनेक सह उत्पादन पेट्रोल, रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलिन और स्नेहको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री के लिए अनुक्रमित रूप में इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम का। और उसके बाद क्या आप जानते हैं कि अपनी दुर्बलता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। उसके बाद अपकृष्ट पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक समय में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 में के बाद परिदृश्य बदल गया। और हाल ही में वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। और असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अलंकेश्वर, कालोल, मेहसाणा और नवागामा और कोशांबा तथा लुनेज है। और मुंबई जो मुंबई नगर में 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, उसको 1973 में खोजा गया था। और वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। और तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिन में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया जाता है। अब कूपों से निकाला गया तेल अपकृष्ट तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण है और इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं और क्षेत्र आधारित हैं और दूसरा बाजार आधारित भी है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल संशोधन कारखाने के उदाहरण है। उसके बाद प्राकृतिक गैस में देखें, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तब यह मुक्त हो जाती है और इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए रासायनिक, उसके बाद पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD
नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदार परिवहन ईंधन यानी CNG और घरों में खाना पकाने के ईंधन PNG के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। और भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संवर्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाली क्षेत्र संपूर्ति करते हैं। और पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई। उसके बाद अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत देखें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा गैस जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्त कच्चे माल का उपयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के हैं नवीनीकरण योग्य स्रोत हैं, और जो सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार यानी बायोमास, यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित हैं तथा पर्यावरणीय अनुकूल है, और अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिकी अनुकूलता तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा में हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है, और नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। और यूरेनियम निक्षेप धरवार शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं, और यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, उसके बाद झुंझुनू और झुंझुनू जिले हैं, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाए जाते हैं। और थोरियम मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइक एवं इल्मेनाइट में से प्राप्त किया जाता है। और विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड तथा कोलाम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा में महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसके बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान के केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। और महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना तारापुर जो महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावत भाटा जो राजस्थान में है, उसके बाद कलपंकम जो तमिलनाडु में, और उसके बाद नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में तथा काकपारा उसके बाद काकरापाड़ा जो गुजरात में आता है। उसके बाद सौर ऊर्जा के बारे में देखें, फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे हैं फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनविकिरण ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है, और यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। और सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा में ऐसे 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटरोफसल शुष्कों, उसके बाद कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक उपयोग किए जाते हैं। और भारत के पश्चिमी भागों गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं है। उसके बाद पवन ऊर्जा देखें, पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। प्रवाहित पवन में से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है, और पवन की गति ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और उसके बाद सममार्गी पवन और पछुआ पवन जैसी स्थानीय पवन प्रणालियां और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। और इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत में पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है, और पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। उसके बाद ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा में देखें, महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडारगिरी है, और 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं के अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी रहे। और भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है।
उसके बाद भूतापीय ऊर्जा आता है। तो जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा नियुक्त होती है और इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गिरज कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं और इस ऊर्जा को अब तक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है और जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोत यानी झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता रहा है और भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमालय प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया गया है। उसके बाद भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1990 में बोएजे शहर में और इडाहो में यूएसए में हुआ था और जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र यानी नेटवर्क बनाया गया था। यह संयंत्र अभी तक काम कर रहा है। उसके बाद जैव ऊर्जा आता है। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादक से प्राप्त किया जाता है और जिसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवहन का एक संभावित स्रोत है। इससे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस से परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कुआं कचरा प्रक्रमित करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम पड़ेगा। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। उसके बाद खनिज संसाधनों का संरक्षण थोड़ा देख ले तो सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दे से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीके के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती है। एवं सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण का आह्वान करता है और संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असमाप्य स्रोत हैं और धात्विक खनिज के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्त जैसे धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त है और छाजन यानी स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है और उसके बाद अत्यल्प धातुओं के लिए स्थापित का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों का निर्यात भी घटना चाहिए और ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके।